नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों को। मैं राकेश सर। जैसा कि आपको पता है कि अभी हाल ही में ही कांस्टेबल भर्ती के बारे में मंजूरी दे दी गई है। आने वाले समय पर आप इसकी अच्छी तैयारी करो और एक चीज़ ध्यान से रखना, जीतेगा वही जो तैयारी करेगा। मैं इसी क्रम में आगे की ओर बढ़ता हूं और आप लोगों को मैं पढ़ाने जा रहा हूं। ध्यान से देखना। जालोर का इतिहास अपन स्टार्ट करते हैं। जालोर का इतिहास, और जालोर के इतिहास में आप लोगों को बताया जाएगा आज कि फिरोजा और बीरम देव की प्रेम कहानी का अध्ययन करवाया जाएगा आपको। फिरोजा और बीरम देव की प्रेम कहानी से पूर्व आप जालोर के इतिहास का थोड़ा सा बेसिक देख लो। इतने उतावले मत हो आप कि प्रेम कहानी का अध्ययन करवाओ पहले। तो ध्यान से देखना, कोई जालोर वालोर नहीं था। इस क्षेत्र का प्रारंभ में नाम था जावलीपुर। जावलीपुर से इसका नाम हुआ जालोर। और जालोर पर आरंभ में शासन किया। जालोर पर आरंभ में शासन किया क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जालोर पर आरंभ में शासन किसने किया था। तो जालोर पर सर्वप्रथम में शासन किया था चावड़ा वंश ने। किस वंश ने किया था? चावड़ा वंश ने। और चावड़ा वंश के बाद जालोर पर शासन किया था गुर्जर प्रतिहारों ने। किसने किया था? गुर्जर प्रतिहारों ने। और गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद जालोर पर शासन था परमारों का। किनका शासन था? परमारों का। और परमारों के बाद जालोर पर शासन किया चौहान वंश ने। तो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्न में से जालोर पर किस वंश का शासन नहीं था। तो हमें सीधा सा जवाब देना है चावड़ा वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, परमार वंश, चौहान वंश का तो शासन था। इसके अलावा जो वंश उस ऑप्शन में रहेगा उसका शासन नहीं था। तो जालोर पर जब इन वंश का शासन था तो आखिरकार चौहान वंश की स्थापना कैसे हुई? तो ध्यान से देखना, जालोर में 1181 में चौहान वंश की स्थापना। चौहान वंश की स्थापना जालोर में 1181 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना कीर्तिपाल ने की थी। किसने की थी? कीर्तिपाल। अब आपको पता है कि कीर्तिपाल ने की, जालोर में चौहान वंश की स्थापना कीर्तिपाल ने की। तो जाहिर सी बात है कीर्तिपाल ने चौहान वंश आया तो उससे पहले किसका अधिकार था? परमारों का। किसका अधिकार था? परमारों का। तो अपन लिख देते हैं परमार वंश के शासक। जालोर से परमार वंश के शासकों को इसने भगाया है। और जालोर में परमार वंश का शासक कौन था ये भी आपको ध्यान रखना है। जिनको कीर्तिपाल के द्वारा भगाया गया था तो कुंतपाल और वीर नारायण था। कुंतपाल और वीर नारायण को पराजित किया इन्होंने। वीर नारायण को पराजित किया था किसने? कीर्तिपाल ने। कीर्तिपाल ने जालोर में शासन कर रहे परमार वंश के शासक कुंतपाल और वीर नारायण को पराजित किया था और जालोर में चौहान वंश की स्थापना करी थी। ये आपको ध्यान रखना है। कीर्तिपाल ने शासन करने के लिए जालोर में स्वर्णगिरी किले का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? स्वर्णगिरी के दुर्ग का निर्माण करवाया जालोर में। स्वर्णगिरी का जो दुर्ग है वो सूखड़ी नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर बना हुआ है? सूखड़ी नदी पर बना हुआ है। आप लोगों को बता दें कि जालोर का नाम जावलीपुर था और जालोर पर आरंभ में शासन किया था चावड़ा वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, परमार वंश और चौहान वंश। परमार वंश को पराजित करने वाला कीर्तिपाल था। कीर्तिपाल ने परमार वंश के शासक कुंतपाल और
वीर नारायण को पराजित करके जालोर में चौहान वंश की स्थापना करी थी 1181 ईस्वी में, ये आपको ध्यान रखना है। और कीर्तिपाल के बारे में मैं आपको और डिटेल से बता देता हूं कि आखिरकार ये कीर्तिपाल कौन था। तो देखो ध्यान से देखना आप, कीर्तिपाल के बारे में मैं आपको बता देता हूं। ये कीर्तिपाल जालोर में चौहान वंश का संस्थापक है। तो देखो ये नाडोल पाली का निवासी था। कहाँ का निवासी था? पाली का निवासी। नाडोल पाली का निवासी था कौन? कीर्तिपाल। ध्यान रखना है कि नाडोल पाली का निवासी था कीर्तिपाल, और ये नाडोल के अल्लण का बेटा था। नाडोल के अल्लण का बेटा था ये, अल्लण का बेटा। अब अल्लण कौन था? ये जालोर का ये नाडोल का शासक था जो गुजरात के चालुक्यों के वहां सामंत का काम करता था। गुजरात के चालुक्यों का सामंत था ये, यानी उनके लिए सेना पालता था, उनके लिए काम करता था। गुजरात के चालुक्यों का सामंत था ये कौन? कीर्तिपाल। ये अल्लण, ये आपको ध्यान रखना है। जब इसकी मृत्यु हो जाती है, तो कीर्तिपाल क्या करता है? कीर्तिपाल जालोर में परमारों को पराजित करके चौहान वंश की स्थापना कर देता है। अब मैं आपको बता दूं कि कीर्तिपाल को एक उपाधि दी थी, उपाधि, और ये उपाधि इसको दी गई थी कीतु एक महान राजा की। कीतु एक महान राजा। आप कहोगे गुरुजी कीतु एक महान राजा की उपाधि इसको किसने दी? ये उपाधि इसको दी थी मुणोत नेणसी ने। मुणोत नेणसी ने कीर्तिपाल को कीतु एक महान राजा की उपाधि मुणोत नेणसी ने दी थी। आप कहोगे ये कौन था? ये मारवाड़ का एक राजा था जसवंत सिंह। मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह का दरबारी विद्वान था है कि शासक जसवंत सिंह का दरबारी विद्वान कौन? कीर्तिपाल। जसवंत सिंह का विद्वान है, और कीतु एक महान राजा की उपाधि ये किसको दे रहा है? कीर्तिपाल को दे रहा है, क्योंकि जसवंत सिंह ऐसा योग्य राजा नहीं था। और जसवंत सिंह किसने बड़ाई नहीं करी? इसने बड़ाई करी कीर्तिपाल की, कि कीर्तिपाल एक महान राजा था जिसके पिता अल्लण गुजरात के चालुक्यों के सामंत थे। उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने जालोर में से परमारों को पराजित करके वहां चौहान वंश की स्थापना करी थी। वीर नारायण जैसे व्यक्तियों को पराजित किया था, तो वो एक महान राजा है। ये कीर्तिपाल के बारे में कौन बोलता है? मुणोत नेणसी। और इसने अपने ग्रंथों में बोला, इसके ग्रंथ है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। इसके दो ग्रंथ है, एक तो है मुणोत नेणसीरी ख्यात। कौन सा बच्चों? मुणोत नेणसीरी ख्यात। मेरे प्यारे भाइयों ध्यान से देखो, मुणोत नेणसीरी ख्यात। और दूसरा इसका ग्रंथ है मारवाड़ परगनारी विगत। परगनारी विगत। आप कहोगे सर हम तो इंतजार कर रहे हैं बीरमदेव और फिरोजा की प्रेम कहानी की, आएगी वो आएगी, टेंशन मत करो, अभी उसको लाएंगे। पहले क्रम से देख लेते हैं, संपूर्ण चीज देख लेते हैं। ध्यान रखना, कीर्तिपाल को कीतु एक महान राजा की उपाधि देने वाला कौन था? मुणोत नेणसी। और मुणोत नेणसी को राजपूताने का अबुल फजल कहा था। राजपूताने का अबुल फजल। और राजपूताने का अबुल फजल इसको कहने वाला कौन था? राजपूताने का अबुल फजल कहने वाला था मुंशी देवी प्रसाद। मुंशी देवी प्रसाद ने कीर्तिपाल के बारे में बड़ाई करने वाले मुणोत नेणसी को राजपूताने का अबुल फजल कहा था। इसलिए कहा था क्योंकि ये राजपूतों के दरबार में रहते हुए खुद जसवंत सिंह की बड़ाई तो नहीं कर रहा है, कीर्तिपाल की कर रहा है। ऐसा दिलेर व्यक्ति कौन था जो मुगल दरबार में रहता था लेकिन बड़ाई राजपूतों की करता था? वो अबुल फजल था। तो मुंशी देवी प्रसाद ने इस मुणोत नेणसी की तुलना किससे करी है? अबुल फजल से करी है, और इसे राजपूताने का अबुल फजल कहा था। मैं आपको बता देता हूं, कीर्तिपाल के समकालीन, ध्यान रखना आपको, कीर्तिपाल के समकालीन मेवाड़ का शासक, मेवाड़ का शासक, कीर्तिपाल के समकालीन प्यारे बच्चों मेवाड़ का शासक कौन था? यह आपसे पूछ लिया जाता है। तो कीर्तिपाल के समकालीन मेवाड़ का शासक था सामंत सिंह। और सामंत सिंह को पराजित करके इसने चालुक्यों की सहायता से सामंत सिंह को पराजित करके कीर्तिपाल ने मेवाड़ पर भी अधिकार कर लिया था। ध्यान रखना, कीर्तिपाल ने मेवाड़ पर भी अधिकार कर लिया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसने मेवाड़ को भी जीत लिया था, ये आपको ध्यान रखना है, चालुक्यों की सहायता से। ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। आप कहोगे गुरुजी
जालोर का इतिहास आप पढ़ा रहे हो और जालोर के चौहान वंश की स्थापना कीर्तिपाल ने कर दी। हमारे बात समझ में आ गई। ये नाडोल पाली का निवासी था, इसने जालोर में चौहान वंश की स्थापना करी। लेकिन आपको कैसे पता जालोर के इतिहास के बारे में, आपको कैसे जानकारी मिलती है? तो जालोर के इतिहास की जानकारी ध्यान से देखना। जालोर के इतिहास की जानकारी, प्यारे बच्चों, जालोर के इतिहास की जानकारी, तो जालोर के इतिहास की जानकारी हमें बहुत सारे स्रोतों से प्राप्त होती है। और वो जो स्रोत है जालोर के इतिहास की जानकारी देने वाले, एक तो है मकराना शिलालेख, मकराना शिलालेख। और मकराना शिलालेख आपको पता है कहाँ है? नागौर में है। एक जालोर के इतिहास की जानकारी देने वाला जो है वो है मुणोत नेणसिरी ख्यात। और मुणोत नेणसिरी ख्यात, मुणोत नेणसी विद्वान का है, मुणोत नेणसिरी ख्यात। ये ग्रंथ भी जालोर के इतिहास की जानकारी देता है। जालोर के इतिहास की जानकारी हमें और मिलती है तारीख ए फरिश्ता, तारीख ए फरिश्ता। और तारीख ए फरिश्ता के लेखक कौन है? मुस्लिम इतिहासकार फरिश्ता है। कौन है? मुस्लिम इतिहासकार फरिश्ता। और मुणोत नेणसिरी ख्यात ग्रंथ के लेखक कौन है? मुणोत नेणसी विद्वान है। जालोर के इतिहास की जानकारी हमें खजाइन उल फतू से भी मिलती है। खजाइन उल फतू, आप कहोगे गुरुजी ये खजाइन उल फतू किसका ग्रंथ है? ये अमीर खुसरो का ग्रंथ है। इतनी सारी चीज़ें हमें जालोर के इतिहास की जानकारी देती है। और कहते हैं कि जालोर में चौहान वंश की स्थापना कीर्तिपाल ने करी थी और परमारों को पराजित करके कीर्तिपाल ने जालोर में चौहान वंश की स्थापना करी थी। ये जानकारी हमको प्राप्त होती है। आप कहोगे प्यारे बच्चों कि जालोर के इतिहास की जो जानकारी है गुरुजी वो इन सारी चीज़ों से मिलती है, परंतु कीर्तिपाल के बाद जालोर का शासक कौन रहा? तो बच्चों मैं आपको कई राजा बताऊंगा। डायरेक्ट कानड़देव चौहान और फिरोजा की प्रेम कहानी पढ़ने से पूर्व आप जालोर के कुछ राजा देख लो, ताकि आपको आगे चलकर एग्जामों में दिक्कत नहीं आएगी। देखना प्यारे बच्चों, कीर्तिपाल की 1182 में मृत्यु हो जाती है और 1182 से 1205 तक, 1182 से 1205 तक जालोर की राजगद्दी पर बैठता है समर सिंह। ये मेवाड़ वाला नहीं है, ध्यान रखना, समर सिंह। और समर सिंह चौहान है ये। और समर सिंह के समकालीन दिल्ली का शासक था मोहम्मद गोरी। तो वैसे ही खतरा बढ़ रहा था। समकालीन दिल्ली का शासक कौन था प्यारे बच्चों? मोहम्मद गोरी था। कौन था? मोहम्मद गोरी। दिल्ली का शासक मोहम्मद गोरी था। जाहिर सी बात है कि मोहम्मद गोरी आक्रमण करेगा और मोहम्मद गोरी जब आक्रमण करेगा समर सिंह सहायता मांगेगा। तो समर सिंह ने मोहम्मद गोरी से सहायता हेतु अपनी पुत्री, ध्यान रखना, अपनी पुत्री लीला देवी, समर सिंह की पुत्री, जालोर के चौहान वंश के शासक समर सिंह की पुत्री लीला देवी थी। लीला देवी, अरे लीला देवी का विवाह गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय से किया था। चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय से इसका विवाह किया था और इससे सहायता मांगी थी किसने? समर सिंह ने। आपको बता दें कि समर सिंह के समकालीन दिल्ली का शासक मोहम्मद गोरी था। मोहम्मद गोरी से सहायता हेतु या मोहम्मद गोरी के आक्रमण से सहायता को देखते हुए इसने अपनी पुत्री लीला देवी का विवाह किससे कर दिया था? लीला देवी का विवाह चालुक्य वंश के राजा भीमदेव द्वितीय से कर दिया था। तो ये जालोर का शासक था कौन? समर सिंह। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कीर्तिपाल के बाद जालोर की राजगद्दी पर कौन बेटा? समर सिंह बेटा। प्यारे बच्चों, समर सिंह की मृत्यु हो जाती है और समर सिंह की मृत्यु के बाद राजगद्दी पर बैठता है उदय सिंह। तो 1205 से और 57 तक जालोर का जो शासक रहा, जालोर का शासक ये रहा उदय सिंह। उदय सिंह चौहान। कौन रहा? उदय सिंह चौहान। जालोर का शासक उदय सिंह चौहान रहा।
प्यारे बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि उदय सिंह जब जालोर की राजगद्दी पर बैठता है तो मैं आपको बता दूं उस समय मेवाड़ का शासक था जेत्र सिंह। मेवाड़ के शासक जेत्र सिंह ने जालोर पर अधिकार कर लिया था, उदय सिंह को पराजित कर जालोर पर अधिकार। क्योंकि आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कीर्तिपाल के बाद राजगद्दी पर जो कीर्तिपाल बैठा था, उसके बाद राजगद्दी पर कौन बैठा था? समर सिंह बैठा था। समर सिंह के बाद कौन बैठ रहा? उदय सिंह। तो कीर्तिपाल ने मेवाड़ पर अधिकार किया था ना प्यारे बच्चों। तो इसने बदला लेने के लिए जालोर पर अधिकार कर लिया। किसके समय? उदय सिंह के समय किसने कर लिया था? मेवाड़ के जेत्र सिंह ने कहां पर अधिकार कर लिया था? जालोर पर अधिकार कर लिया था। और आपको बता दें, उदय सिंह के समकालीन दिल्ली के शासक, उदय सिंह के समकालीन दिल्ली के शासक, प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, दिल्ली के शासक पहले तो इल्तुतमिश था। इस इल्तुतमिश ने खूब कहर बरसाया था और इल्तुतमिश ने जब ज्यादा ही कहर बरसाया था तो उसका सामना उदय सिंह करने में तो असफल रहा, लेकिन इस इल्तुतमिश को बढ़िया दो दिया था किसने? मेवाड़ के जेत्र सिंह ने। और आगे चलकर दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था नासरुद्दीन नाम का एक राजा बैठा था, नासरुद्दीन अहमद। आगे चलकर तो इसके दूसरा जो राजा था दिल्ली का, वो दूसरा राजा था नासरुद्दीन अहमद या मोहम्मद, दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था। आप कहोगे सर उदय सिंह के बारे में ये बता रहे हो आप, ये जानकारी काहे से मिलती है? ये जानकारी मिलती है सुंदा माता के शिलालेख से। जानकारी सुंदा माता के शिलालेख से। सुंदा माता का शिलालेख कहाँ है बच्चों? सुंदा माता का शिलालेख जालोर में है। प्यारे बच्चों ध्यान से देखते चलते हो और कॉपी में नोट करते चलो इन चीजों को। उदय सिंह की जानकारी किससे मिलती है? सुंदा माता के शिलालेख से मिलती है। और सुंदा माता का जो शिलालेख है, ये सुंदा माता का शिलालेख कहाँ है बच्चों? ये जालोर में है। जब जेत्र सिंह पर उदय सिंह आक्रमण नहीं कर पाया तो उदय सिंह ने मेवाड़ के जेत्र सिंह के साथ संबंध जोड़ लिए। आप कहोगे क्या संबंध जोड़ लिए गुरुजी? तो मैं आपको बता दूं, अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए इसने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कर दिया था? अपनी पुत्री का विवाह जेत्र सिंह के साथ कर दिया था। तो उदय सिंह की पुत्री थी, उदय सिंह की पुत्री रूपा देवी का विवाह जेत्र सिंह के साथ कर लिया था। क्योंकि जेत्र सिंह बहुत कलड़ा आदमी था, याद रखना, क्योंकि जेत्र सिंह ने इल्तुतमिश जैसे राजाओं को पराजित किया था। जेत्र सिंह के साथ किया था किसने? रूपा देवी ने किया था। प्यारे बच्चों उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। उदय सिंह की मृत्यु के बाद मैं आपको बता दूं, उदय सिंह की मृत्यु के बाद जालोर का जो शासक है, वो जालोर का शासक कौन बैठेगा प्यारे बच्चों? जालोर का शासक बैठेगा चाचिंग देव नाम का एक राजा। तो यहां से इसको हटा देते हैं और देखते हैं 1257 से, ध्यान से देखना, 1257 से 1282 और 1282 तक जालोर का राजा कौन रहा? इसका नाम थोड़ा अजीब गरीब नाम है, चाचिंग देव जालोर का शासक बना। ये उदय सिंह का बेटा था बच्चों। कौन था? उदय सिंह का बेटा था, ध्यान रखना है। चाचिंग देव उदय सिंह का पुत्र था जो जालोर की राजगद्दी पर बैठता है। प्यारे बच्चों इसकी जानकारी हमें सुंदा माता के शिलालेख से मिलती है और ऐसा बताया जाता है कि गुजरात के शासक वीरम को पराजित किया था इसने। गुजरात के शासक वीरम को पराजित किया था। किसने किया था पराजित?
गुजरात के शासक को पराजित किया था। किसने किया था? ये पराजित किया था चाचिंग देव ने, ऐसा बताया जाता है। तो चाचिंग देव के समकालीन दिल्ली का शासक था बलबन। समकालीन दिल्ली का शासक बलबन। दिल्ली का शासक कौन था प्यारे बच्चों? बलबन था। बलबन, ये ध्यान रखना है, गुलाम वंश का राजा था। चाचिंग देव के बाद 1282 से और 1305 तक, 1296 तक, क्योंकि राजा बना था सामंत सिंह, और ये सामंत सिंह के समकालीन दिल्ली का शासक था जलालुद्दीन खिलजी। कौन था प्यारे बच्चों? जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमण को इसने असफल कर दिया था, और सामंत सिंह ने जीते जी जालोर का कार्यभार अपने पुत्र कानड़ देव को सौंप दिया था। किसको सौंप दिया था? कानड़ देव को सौंप दिया था। तो जालोर का शासक कौन बन गया था? कानड़ देव बन गया था। और सामंत सिंह के बाद जालोर की राजगद्दी पर बैठने वाला राजा कौन था प्यारे बच्चों? सामंत सिंह था। कौन था? सामंत सिंह, ये आपको ध्यान रखना है। और सामंत सिंह के बाद जालोर का राजा बना कौन? कानड़ देव। अब आती है कानड़ देव और फिरोजा की प्रेम कहानी, और इस प्रेम कहानी के चक्कर में आप जालोर के इतिहास को अच्छी तरह से पढ़ लेना, प्रेम कहानी के चक्कर में मत रहना। आगे की ओर चलता हूं मैं, और अब जिसका आपको इंतजार था वो चीज आ चुकी है, ध्यान से सुनना। जालोर का सबसे प्रसिद्ध शासक, सबसे प्रसिद्ध शासक, जालोर का सबसे प्रसिद्ध शासक कानड़देव चौहान हुआ। कानड़देव चौहान हुआ। जालोर का सबसे प्रसिद्ध शासक कानड़देव चौहान हुआ। 1296 से आगे चलकर 1296 से और 1311 तक, परंतु इसके पिता सामंत सिंह जिंदा थे, तो इसका टाइम पीरियड बहुत सारी जगह है 1305 से 11 तक। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि सामंत सिंह ने जीते जी जब वो जालोर की रक्षा करने में असफल था, तो उसने जीते जी जालोर का कार्यभार अपने पुत्र कानड़देव चौहान को सौंप दिया था, ऐसा बताया जाता है। जालोर का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन हुआ? कानड़देव चौहान हुआ। आप कहोगे गुरुजी कैसे मान सकते हैं? तो देखो इसकी जानकारी हमें काय से प्राप्त होती है? तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। जालोर का सबसे प्रसिद्ध शासक कानड़देव चौहान हुआ, इसकी जानकारी हमें काय से प्राप्त होती है? तो इसकी जानकारी प्राप्त होती है कानड़देव प्रबंध ग्रंथ से। और कानड़देव प्रबंध ग्रंथ के लेखक कौन है? पद्मनाभ। पद्मनाभ का ग्रंथ है कानड़देव प्रबंध। इससे हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि जालोर का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? जालोर का सबसे प्रसिद्ध शासक था कानड़देव चौहान। और हमें जालोर के चौहान वंश की जानकारी प्राप्त होती है बीरमदेव सोनगरारी वात। हमें जानकारी प्राप्त होती है तारीख ए फरिश्ता ग्रंथ, और तारीख ए फरिश्ता ग्रंथ के लेखक है मुस्लिम इतिहासकार फरिश्ता। हमें जानकारी प्राप्त होती है खेजाइन उल फतू, और खेजाइन उल फतू ग्रंथ के लेखक है अमीर खुसरो। हमें जानकारी प्राप्त होती है मुणोत नेणसिरी ख्यात। इन चीज़ों से हमें जालोर के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती जो तो होती है, लेकिन हमें कानड़देव चौहान की जानकारी भी इनसे प्राप्त होती है प्यारे बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बता दूं कि जब जालोर का शासक
कानड़देव चौहान था। ध्यान से देखना है, जालोर का शासक जब कानड़देव चौहान था तो इधर दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा हुआ था 1296 से 1316 तक। दिल्ली का जो शासक था, दिल्ली का शासक, ये दिल्ली का शासक था एके यानी अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी की कौन सी नीति थी प्यारे बच्चों? साम्राज्यवादी नीति का सुल्तान था। एक कौन सी नीति का सुल्तान था? साम्राज्यवादी नीति का सुल्तान था। ये अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। ये अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। ये चाहता था कि मेरे साम्राज्य का विस्तार हो। तो अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य विस्तार के लिए, जाहिर सी बात है कि इसके समकालीन चौहान वंश का राजा कौन था? कानड़देव चौहान था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने डायरेक्ट आक्रमण करना नहीं चाहा और कानड़देव चौहान को अधीनता में लाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 में एक सेनापति भेजा। ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, सेनापति भेजा और सेनापति का नाम है एन उल्क मुल्क मुल्तानी। आप कहोगे गुरुजी छोटा सा नाम है, एन उल्क मुल्क मुल्तानी नामक सेनापति कानड़देव चौहान के पास आता है। और कानड़देव चौहान के पास जब ये सेनापति आता है तो कानड़देव चौहान मुल्तानी के दर्शन करता है और मुल्तानी के दर्शन करता है। मुल्तानी से कहता है कि जब तेरा नाम इतना बड़ा है तो तेरा काम कितना बड़ा होगा। मुल्तानी बोलता है कि अधीनता में आ जाओ वरना हम आक्रमण करेंगे। कानड़देव चौहान बोलता है कि भैया तेरा नाम इतना बड़ा है, आक्रमण मत कर, पता नहीं तू क्या क्या करेगा यार। तो मुल्तानी के साथ कानड़देव क्या कर लेता है? मुल्तानी और कानड़देव दोनों में समझौता हो जाता है। समझौता, या यूं बोल दो कि कानड़देव ने एके की अधीनता स्वीकार कर ली। अधीनता स्वीकार, और अधीनता स्वीकार करने के बाद कानड़देव दिल्ली दरबार में चला गया। दिल्ली दरबार में चला गया। जब कानड़देव दिल्ली दरबार में चला गया तो एक दिन दिल्ली दरबार में कानड़देव का अपमान हुआ। दिल्ली दरबार में कानड़देव का क्या अपमान हुआ? ध्यान से सुनना आप मेरी बात। अलाउद्दीन खिलजी ने जोश में आकर कहा, अलाउद्दीन खिलजी ने जोश में आकर कहा, जब सब बैठे हुए थे दरबार में तो उसी दरबार में अलाउद्दीन खिलजी ने जोश में आकर कहा कि इस दुनिया में ऐसा कोई सा भी हिंदू राजा नहीं है, इस दुनिया में ऐसा कोई सा भी हिंदू राजा नहीं है जो मेरी तलवार को चुनौती दे सके। यानी कि ऐसा कोई हिंदू राजा नहीं जन्मा जो मेरी टक्कर ले सके। कानड़देव वहीं बैठा हुआ था और कानड़देव ने कहा कि यार ये तो मेरी इनडायरेक्ट रूप से बेइज्जती हुई है और मैं दिल्ली दरबार छोड़ के जा रहा हूं। तो कानड़देव चौहान दिल्ली दरबार छोड़कर आ जाता है प्यारे बच्चों, और यहां से फिरोजार बीरमदेव की कहानी स्टार्ट हो जाती है। तो कानड़देव दिल्ली दरबार से आ जाता है और जब दिल्ली दरबार से आता है तो मुल्तानी उससे कहता है कि तुमने मेरे से समझौता किया था, मेरा समझौता तुम तोड़ रहे हो और मुझे जालोर पर आक्रमण करना पड़ेगा। तो कानड़देव एक बात बोलकर आता है कि इस अपमान का बदला मैं लूंगा और दिल्ली पर तुरंत आक्रमण करूंगा। ऐसा बोलता है। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि अगर ऐसा बोलकर वहां से आता तो कानड़देव पुनः वहां से आ ही नहीं पाता। तो जाहिर सी बात है कानड़देव ने समझौते के तहत जो समझौता किया था, समझौते के तहत अपने पुत्र बीरमदेव को एके के राज दरबार में भेजा। एके के राज दरबार में भेजा, यानी कि अपनी जगह उसने अपने अपमान के बाद अलाउद्दीन खिलजी की सेवा में पुत्र बीरमदेव को भेज दिया। 30 वर्षीय बीरमदेव एक जवान राजपूत लड़का खिलजी के दरबार में, दिल्ली दरबार में जाता है। जब बीरमदेव घोड़े पर बैठकर
दिल्ली दरबार में जा रहा था तो उस समय एके की पुत्री फिरोजा छत पर कपड़े सुखा रही थी। फिरोजा कपड़े सुखाती कपड़े हाथ में रह गए और फिरोजा ने कहा, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। भाई साहब की पुत्री फिरोजा को बीरम देव से प्रेम हो गया, बिना मोबाइल नंबर से प्रेम हो गया, बीरम देव से प्रेम हो गया और बीरम देव ने भी फिरोजा से प्रेम कर लिया। अब ऐसी नौबत आ चुकी है कि फिरोजा और बीरम देव दोनों खुले आम दिल्ली दरबार में घूमने लगे। अब एक दिन इस बात का पता चल गया अलाउद्दीन खिलजी को और अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी ये क्या हो रहा है, मैं क्या सुन रहा हूं। तो बेटी ने जवाब दिया, सुनो, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, हाँ डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, अलाउद्दीन खिलजी बहुत प्रेम करता था अपनी बेटी से। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, आखिरकार तू क्या चाहती है। तो फिरोजा ने कहा कि पापा बीरम देव है तभी फिरोजा है और फिरोजा का दूसरा नाम है बीरम देव। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि छोरी बावड़ी होगी ये तो, छोरी के दिमाग पर प्रेम सवार हो गया, अब ये नहीं सुनेगी। अलाउद्दीन खिलजी ने बीरम देव को बुलाया। बीरम देव दिल्ली दरबार में रहता था। अलाउद्दीन खिलजी एके बुलाता है इसे, एके ने बुलाया और एके ने बुलाया एक संध्या के समय और एके ने बुलाया और बीरम देव एके के सामने खड़ा हो गया और अलाउद्दीन खिलजी बीरम देव से 4 बातें पूछेगा। कितनी बातें पूछेगा? 4 बातें। जब अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में बीरम देव आ रहा था तो फिरोजा पीछे छिपकर देख रही थी कि इनके मध्य क्या वार्तालाप होती है। नंबर 1 बात बोलता है अलाउद्दीन खिलजी बीरम देव से कि क्या तुम फिरोजा से प्रेम करते हो। जब पहला पॉइंट उसके सामने जाता है तो बीरम देव मन ही मन में कहता है कि यार इसको पता चल गया कि यार चुपचाप खड़ा रहता है और मन ही मन में कहता है बहुत करता हूँ, हद से भी ज़्यादा करता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ। मन ही मन में वो अलाउद्दीन खिलजी ने दूसरी बात पूछी कि मैंने तय किया है कि तुम्हारा विवाह फिरोजा के साथ कर दूँ। बीरम देव ने कहा मन ही मन में करे तो कर दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया है। अलाउद्दीन खिलजी ने तीसरी बात बोली कि मैं तुम्हारा निगाह फिरोजा के साथ कर रहा हूं, लेकिन विवाह के तुरंत बाद तुम्हें हमेशा के लिए जालोर छोड़ना पड़ेगा, यहीं रहना पड़ेगा। बीरम देव ने कहा मतलब अच्छा भी तो यहाँ ही रेडियो है ना, काहे दिक्कत है, मुझे यहाँ तो रेडियो काहे दिक्कत है। नंबर 4 बात बोली अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि तुम्हें निगाह के दिन, विवाह के दिन राजपूत धर्म का त्याग करना पड़ेगा और इस्लाम धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। बीरम देव के सामने समस्या फंस गई कि एक लड़की के खातिर मुझे राजपूत धर्म, हिंदू धर्म त्यागना पड़ेगा। तो भाई साहब ये तो वही वाली बात आ गई हमारे सनी देओल भाई साहब जो गए थे वो पाकिस्तान में कि इस्लाम जिंदाबाद, कि इस्लाम जिंदाबाद, कि पाकिस्तान जिंदाबाद, कि पाकिस्तान जिंदाबाद। उन्होंने बोला है ना, जो भी बोला उन्होंने फिर बोला कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद। उन्होंने कहा अशरफ अली हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, ऐसा बोला। जब ऐसा बोला गया तो ये कंडीशन यहां आ चुकी है। तो इसने कहा कि मेरा राजपूत धर्म जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा मेरा राजपूत धर्म। और सब सोए और बीरम देव को नींद नहीं आई, और बीरम देव को नींद नहीं आई। मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, मेरे धर्म पर खतरा आ गया। और बीरम देव यहां से रातों रात फरार हो गया, लगा गया डापर, दे गया डापर। क्या दे गया? डापर दे गया। मैडम कह रही डापर नहीं, अरे चिंटूड़ी
बूसट दे गया, बूसट दे गया। बीरमदेव डापर बूसट दे के यहाँ से क्या हो जाता है, फरार हो जाता है। जब फिरोजा सुबह उठती है तो बीरमदेव को अपने दरबार में नहीं पाती है, और जब बीरमदेव को अपने दरबार में नहीं पाती है तो वो उसके पिताजी से कहती है कि पिताजी आपने ऐसा क्या कह दिया कि बीरमदेव यहाँ से चला गया। तो फिरोजा बड़ी दुखी हो जाती है और नदी झरने के किनारे फिरोजा बड़ी मायूस स्थिति में घूमती है और फिरोजा गाना गाती है, या तेरी आती है मुझे तड़पाती है, या तेरी आती है मुझे तड़पाती है, सोचा न था जीना पड़ेगा तेरे भी। ऐसे गाना गाती है वो बड़ी दुखी होकर, और अलाउद्दीन खिलजी के पास जाती है कि पिताजी एक बात कहती हूँ, अगर बीरमदेव नहीं है तो फिरोजा नहीं है, और फिरोजा तबीयत बीरमदेव है। खाना पीना सब छोड़ देती है। जब खाना पीना सब छोड़ देती है तो अलाउद्दीन खिलजी बड़ी दुखी हो जाता है, और अलाउद्दीन खिलजी दुखी होकर एक विशाल सेना का गठन करता है। एक विशाल सेना का गठन करता है कि जाओ, अब जाओ, मेरे से मेरी बेटी का दुख देखा नहीं जाता, जाओ मेरी बेटी की प्रेमी को लेकर आओ। क्योंकि पहले प्रेमियों की शॉर्टेज थी, अभी तो क्या थोक के भाव पड़े हुए हैं। देखो, एके ने 1308 में कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में सेना भेजी। अब बोलो बच्चों, सेना कहां जाएगी? सेना भेजी जालोर। सेना कहां भेजी? जालोर। लेकिन जालोर जीतने से पूर्व और जालोर जाने से पूर्व, यानी कि बीच में एक दुर्ग पड़ता था प्यारे बच्चों, सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग, और इनके लिए सिवाना दुर्ग को जीतना बहुत जरूरी हो गया था। और सिवाना दुर्ग पड़ता है प्यारे बच्चों बाड़मेर। बाड़मेर ये गिरी दुर्ग है, यानी पहाड़ी पर बना हुआ है। प्यारे बच्चों, सिवाना दुर्ग के बारे में मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ, इसका पोस्टमार्टम कर देता हूँ। सिवाना दुर्ग के निर्माता, सिवाना दुर्ग के निर्माता है बच्चों वीर नारायण पंवार। वीर नारायण पंवार कौन है बच्चों? वीर नारायण पंवार। 56 की पहाड़ियों, 56 की पहाड़ियों के हल्देश्वर नामक टीले पर बनाए, नामक टीले पर बनाए क्या? सिवाना दुर्ग 56 की पहाड़ियों के हल्देश्वर नामक टीले पर बना है। सिवाना दुर्ग के उपनाम है बच्चों, उपनाम नंबर 1 जालोर दुर्ग की कुंजी। जालोर दुर्ग की कुंजी। और दूसरा उपनाम है मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली। मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली, शरण स्थली, ये सिवाना दुर्ग के उपनाम है बच्चों। और उस समय सिवाना का जो शासक था, सिवाना का शासक था शीतल देव। कौन था बच्चों? शीतल देव। अब जब ये सिवाना जीतने की कोशिश कर रहे थे तो सिवाना जीता नहीं जा रहा था, सिवाना जीतने में असफल थे। आखिरकार अलाउद्दीन खिलजी ने कमालुद्दीन गुर्ग को चालाकी बताई, कूटनीति का प्रयोग करना बताया, और शासक शीतल देव का एक सेनापति था, सेनापति, और सेनापति का नाम था भाईला पंवार। और इस भाईला पंवार को अलाउद्दीन खिलजी या कमालुद्दीन गुर्ग के द्वारा दिया गया लालच। क्या दिया गया? लालच दिया गया कि हम तुम्हें सिवाना दुर्ग का राजा बना देंगे, और सिवाना दुर्ग का राजा बना देंगे, सिवाना दुर्ग तुम्हें दे जाएंगे, परंतु सिवाना दुर्ग में हमें घुसने का मार्ग बताओ, कुछ न कुछ करो। तो भाईला ने क्या किया? मामदेव कुंड में गोरक्त मिला दिया। सिवाना दुर्ग के अंदर पीने का पानी का कुंड था, मामदेव कुंड में गोरक्त मिला दिया। क्या मिला दिया? गोरक्त मिला दिया।
यानी कि गाय को काट दिया, यानी कि पानी क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। और जब पानी अशुद्ध हो गया तो शुद्ध पानी लाने के लिए शीतल देव ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोला, लड़ता मारा गया। मार डाला, मार डाला, देशद्रोही भावला के विश्वासघात के कारण मार डाला। तो शीतल देव के साथ विश्वासघात किसने किया था, भावला ने किया था। भावला के विश्वासघात के कारण शीतल देव मारा गया और शीतल देव की पत्नी मेणादे ने जौहर किया। यहाँ मेणादे ने जौहर किया, शीतल देव की पत्नी मेणादे ने जौहर किया 1308 में। तो सिवाना का सका हुआ था 1308 में। एके या कमालुद्दीन गुरग, जो भी आप बोलना चाहो, यानी कि सिवाना का नाम इन्होंने, सिवाना का नाम खेराबाद, खेराबाद रखा, खेराबाद रखा। सिवाना को जीतने के बाद इसका नाम खेराबाद रखा। और अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का प्रशासक, ये क्वेश्चन आ चुका है, सिवाना का प्रशासक कमालुद्दीन गुरग को नियुक्त किया। सिवाना का प्रशासक कमालुद्दीन गुरग को नियुक्त किया। और सिवाना जीतने के बाद ये जालौर पर आक्रमण करेंगे। तो सिवाना जीतने के बाद इन्होंने जालौर पर आक्रमण किया। तो मैं आपको बता दूं कि ये जालौर का किला, और जालौर का किला की जो दीवार थी एक तरफ, ये जो दीवार थी एक तरफ, ये दीवार कच्ची दीवार थी, कच्ची दीवार, एक तरफ कच्ची दीवार थी। और ये है जालौर का किला स्वर्णगिरी। बच्चों ध्यान सुनना है, स्वर्णगिरी। और इसमें यहाँ का राजा है कानड़ देव और इसका पुत्र है बीरम देव। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, अलाउद्दीन खिलजी और उसका सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग बड़ा चालाक आदमी थे। ये कूटनीति का प्रयोग करते थे। कमालुद्दीन गुर्ग जो सेनापति था बड़ा खतरनाक था ये। और कानड़ देव चौहान का एक सेनापति था दैया बीका राजपूत। दैया बीका राजपूत को इन्होंने राजा बनने का लालच दिया। और जब इन्होंने लालच दिया तो ये लालच में आ गया। लालच बुरी बला, लालच दिया, ये लालच में आ गया। और जब ये लालच में आ गया तो इसने सिवाना दुर्ग के जीत के बाद जालौर जीत के लिए एक ऐसा मंत्र बताया। इन्होंने कहा कि तुम ऐसे करो, जालौर के किले की दीवार पर राई फेंक के देखो। राई क्या होती है प्यारे बच्चों, राई जानते हो ना, सरसों के जैसी होती राई। तो राई 24 घंटे में उग जाती है, ध्यान रखना। तो इन्होंने सिवाना दुर्ग में की दीवार पर राई फेंकी। खिलजी सेना ने जब राई फेंकी तो राई उग गई। और क्योंकि कच्ची जगह थी, मिट्टी थी, तो राई उग गई। और उसी मार्ग से सेना अंदर घुस गई। और सेना अंदर घुस गई तो कानड़ देव चौहान लड़ता मारा गया। मारे डाला। दैया बीका सरदार राजपूत के विश्वासघात के कारण मार डाला। विश्वासघात किया इसने और बीरम देव फरार हो जाता है, फरार हो गया। और फरार होकर बीरम देव ने आशापुरी माता के सामने आत्महत्या कर ली। ये पुराने आदत है इसकी, तो फरार होने की, पुरानी आदत है फरार होने की। आशापुरी माता के सामने आत्महत्या कर ली महोदरा जालौर में। आशापुरी माता के सामने आत्महत्या कर ली। अपना सिर माता को भेंट कर दिया, किसने, बीरम देव ने। इसके सिर को काटकर यानी कि कमालुद्दीन गुर्ग दिल्ली ले गया। फिरोजा ने जब इसका सिर देखा तो फिरोजा चकरा के गिर गई। जीना नहीं जीना मुझे तेरे बिना, तू ही मेरा दिल, तू ही मेरी जान, तू नहीं तो मैं नहीं जहां में। देखो तो वो विधिवत रूप से इस सिर का क्या करती है, दाह संस्कार करती है हिंदू परंपरा के अनुसार। और एंड में यमुना नदी में छलांग लगा जाती है। और अलाउद्दीन खिलजी का जालौर पर क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी एके ने जालौर का नाम जलालाबाद रखा। जालौर का नाम जलालाबाद। और जालौर का जो साका हुआ था, साका, ये 1311 में हुआ था। कब हुआ था, 1311 में। और यहाँ पर जो जौहर करने वाली थी
ये कानड़ देव की पत्नी थी जेतल दे। जेतल दे कानड़ देव की पत्नी ने यह क्या किया था, जौहर किया था। क्या किया था, जौहर किया था। एके ने जालोर में फिरोजा मस्जिद का निर्माण करवाया था, याद में, फिरोजा मस्जिद का निर्माण करवाया था। और आपको बता दें, फिरोजा मस्जिद का निर्माण करवाया जिसमें एक छोटी सी तोप रखी हुई है, इसे तोप मस्जिद या अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद भी कहा जाता है। और एके की अधीनता स्वीकार कर ली थी बाद में, अधीनता स्वीकार आपको किसने करी, मालदेव चौहान ने कर ली थी। और ये मालदेव चौहान कौन था, मालदेव चौहान कानड़देव चौहान का भाई था, कानड़देव का भाई, इसने अधीनता स्वीकार कर ली थी। और ये सोनगरा चौहानों का अंत हो जाता है, जालोर की सोनगरा शाखा का अंत हो जाता है, याद रखना। आखिरकार ये जो सारी कहानी है, ये सारी कहानी मोहम्मद नेणसी के अनुसार है। लेकिन एक इतिहासकार है फरिश्ता और अन्य इतिहासकार एक बात बोलते हैं, ध्यान से सुनना क्या बोलते हैं, कि अलाउद्दीन खिलजी के पहले जलालुद्दीन खिलजी कहाँ का राजा था, जालोर का शासक था। जलालुद्दीन खिलजी ने भी, गुजरात के रास्ते में पड़ता है जालोर, और गुजरात के रास्ते पर आक्रमण करने के लिए जलालुद्दीन खिलजी ने भी आक्रमण किया था जालोर पर, लेकिन सामंत सिंह जो कानड़ देव का बाप था उसने उसकी सेना को पराजित कर दिया था। जब दिल्ली की राजगद्दी पर अलाउद्दीन खिलजी बैठता है, तो अलाउद्दीन खिलजी जब दिल्ली की राजगद्दी पर बैठता है तो अलाउद्दीन खिलजी जालोर के मार्ग से जाना चाहता है, और जालोर के मार्ग से जाना चाहता है गुजरात। तो 1298 की बात है, 1298 में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के मार्ग से जाने के लिए, गुजरात जाने के लिए जालोर से रास्ता मांगा, तो कानड़देव चौहान ने रास्ता देने को मना कर दिया कि तू बेकार आदमी है, तू हिंदुओं के मंदिर तोड़ता है। बिना पूछे अलाउद्दीन खिलजी ने उलुग खा और नुसरत खा नामक सेनापति के नेतृत्व में सेना भेज दी गुजरात, और उन्होंने गुजरात के सोमनाथ मंदिर को तोड़ दिया और लूटपाट करके शिवजी की मूर्ति के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब वो पुनः लौट कर आ रहे थे तो जालोर के रास्ते में आ गए थे। अलाउद्दीन खिलजी की सेना दो भागों में बट गई थी, एक नुसरत खां उल्गो खां और एक मंगोल जाति के जो सेनापति थे, जैसे मोहम्मद शाह, आपने सुना होगा नाम, महमूद शाह केबरू, जो यहाँ से लूटपाट का धन लेके रणथंबोर के राजा हमीरदेव चौहान के पास चला जाएगा वो, और नुसरत खां उलुग खां ने बंटवारा कर लिया धन का। अब जब कानड़ देव को इस बात का पता चला तो कानड़ देव ने कहा कि यार बिना पूछे इस रास्ते से निकल गए वो, उन्हें सबक सिखाने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। तो फिर नहीं मिलेगा तो कानड़ देव ने अपने सेनापति जेता और देवड़ा को भेजा। जेता देवड़ा ने आक्रमण किया, नुसरत खां और उलुग खां अपनी जान बचा के दिल्ली भाग गए। अलाउद्दीन खिलजी को जब सारी घटना बताई तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने धन को कानड़ देव से मांगा और कानड़ देव ने धन नहीं दिया। इसी बात को लेकर अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण कर दिया। ये कौन बताता है? फरिश्ता। मुस्लिम इतिहासकार फरिश्ता इस बात को झूठ बोलता है क्योंकि फरिश्ता बीरम देव और फिरोजा की प्रेम कहानी को छिपाता है, लेकिन हमारे मोहम्मद नेणसी इस बात को बताते हैं कि प्रेम किया था, हद से भी ज्यादा प्रेम किया था बीरम देव ने, और इसी बात से परेशान होकर उसने जालोर पर क्या किया था? आक्रमण किया था। और बीच रास्ते में कौन आ गया था? सिवाना। तो सिवाना को भी उन्होंने तहस-महस कर दिया था और जालोर के शासक कानड़देव चौहान के साथ विश्वासघात किया था उसके सेनापति दहिया बिकार राजपूत सरदार ने, जबकि सिवाना के शासक शीतल देव के साथ विश्वासघात किया था भाईल पंवार ने। और ये कूटनीति का प्रयोग करने में अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही चतुर आदमी था। तो मैं आपको बता दूं, ये सारी घटना गुजरात के आक्रमण को लेकर हुई थी, और हुई थी मोहम्मद नेणसी ने कहा था कि भाई फिरोजा और बीरमदेव एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन कुछ इतिहासकार इस बात को छुपा लेते हैं। लेकिन फरिश्ता कहता है कि जालोर का साका 2 जुलाई 1308 को हुआ था। तो अगर आपसे पूछे कि फरिश्ता के अनुसार जालोर दुर्ग का साका कब हुआ था, तो 2 जुलाई 1308 आपको बताना, क्योंकि ये सिवाना के आक्रमण का उल्लेख ही नहीं करता। ये तो कहता है कि डायरेक्ट जालोर पर आक्रमण हुआ था। तो एक इतिहासकार बोले तो 2 जुलाई 1308 बताना, अन्यथा 1311 में ही जालोर का साका होता। 1308 में सिवाना का शासक शीतल देव लड़ता मारा गया था, वहाँ का साका होता 1308 में। ये आपको बता देते हैं ये जालोर का इतिहास। सभी भाइयों को गुड नाइट। मेरा देशिया राम। थैंक यू, धन्यवाद। बने रहिए आप।